हेलो दोस्तों, मैं किशन आर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आर्य कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहां पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की मैथ और फिजिक्स की क्लासेस बहुत ही सरल और यूनिक तरीके से। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं इंटरमीडिएट के लेसन 4 फिजिक्स के लेसन 4 से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही खास है, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं कहना चाहूंगा कि आपको आज शुरुआत से लेकर के अंत तक पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है, जिससे आप इस टॉपिक को समझ पाए, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है हमारा साइक्लोट्रॉन। ठीक है, आज हम लोग साइक्लोट्रॉन के बारे में समझेंगे क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरेस्टिंग चीज भी है। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अच्छे से पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो आज के हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास में हमें क्या पढ़ना है? साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ना है। अगर हम बात करें साइक्लोट्रॉन, तो साइक्लोट्रॉन से पहले हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में क्या पढ़ा? तो हम लोगों ने जाना था कि वहां पर हम लोगों ने जाना था वैद्युत बल, चुंबकीय बल के बारे में, जिसे हम लोगों ने लॉरेंज बल कहा था। ठीक है, यदि कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर एक बल लगता था जिसे हम लॉरेंज बल कहते थे। ये हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में जाना था। और उसकी दिशा कैसी होती थी, हमने ये भी बताया था कि उसकी दिशा मतलब जो लॉरेंज बल की दिशा होती है वह कण के चलने की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत होती थी। ठीक है, अगर इस कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से समझ गए थे तो आज आप इस वीडियो को या इस क्लास को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझे थे तो प्लीज पहले जाकर के उस वीडियो को देखिए अगर आपने नहीं देखा है, और तब आप इसे बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमें क्या समझना है, हमने अभी एक बात बताई है, यहां पर हमें लॉरेंज बल को याद में रखना है। लॉरेंज बल का जो फॉर्मूला था F बराबर QVB होता था। मतलब कोई Q आवेश का कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से यदि गतिमान होता है या चलता है या प्रवेश करता है क्षेत्र के लंबवत, तो उस पर लगने वाला बल जो था F बराबर QVB हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने वहां पर एक और फॉर्मूला देखा था अभिकेंद्र बल का mv²/r। ये याद रखिएगा, mv²/r ये क्या होता है? अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है। लेकिन अभिकेंद्र बल तभी कार्य करता है जब कोई आवेशित कण हो या किसी प्रकार का कण हो, वह वृत्तीय मार्ग पर यदि गति कर रहा है तो उस पर अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। मैंने यह भी बताया था कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है क्षेत्र के लंबवत, तो वह वृत्ताकार मार्ग ग्रहण करता है, तो उस पर एक बल लगता है जिसे हमने बोला था लॉरेंज बल। इसी लॉरेंज बल के कारण ही उसने वृत्ताकार मार्ग ग्रहण किया था। अब जब वृत्ताकार मार्ग ग्रहण करता है तो उस पर अभिकेंद्र बल भी लग रहा होगा। मैंने यह भी बताया था कि जो अभिकेंद्र बल इसे मिलता है वह इसी लॉरेंज बल के कारण ही मिलता था। अर्थात हम कह सकते हैं QVB बराबर ही होता है mv²/r। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है और फिर हम आज ध्यान से देखते हैं। साइक्लोट्रॉन की अगर बात करें तो साइक्लोट्रॉन के बारे में हमें यह पता है कि साइक्लोट्रॉन जो है वह किसी भी आवेशित कण को अधिक ऊर्जा प्रदान करके उसको गति को बढ़ाता है, मतलब उसके वेग को बढ़ाता है, उसको अधिक ऊर्जा देता है। हम कह सकते हैं कि साइक्लोट्रॉन किसी आवेशित कण को ऊर्जा प्रदान के लिए यूज किया जाता है, अधिक तीव्रता से गतिमान करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसको यूज कैसे किया जाता है ये हम लोग देखेंगे। इसका कॉन्सेप्ट आखिर क्या होता है ये भी हम लोगों को समझना है। अगर हम इसके सिद्धांत की बात करें तो इसमें एक सिद्धांत यूज किया जाता है जो कि ये है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन उन चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की एक खासियत होनी चाहिए, एक पोजीशन होनी चाहिए। वो पोजीशन क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्रासित होना चाहिए। क्रासित होने का मतलब है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है तो वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में होना चाहिए, अर्थात एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए। वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। ठीक है, और इसी का हम लोग फायदा उठाएंगे यहां पर साइक्लोट्रॉन में। ध्यान से देखिएगा, साइक्लोट्रॉन आखिर क्या होता है? मैंने बताया किस लिए यूज किया जाता है, किसी भी आवेशित कण को तीव्रता से गतिमान करने के लिए, उसको अधिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए ही हम लोग साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं और ये कैसा बना होता है। अगर हम इसके रचना की बात करें तो ये कैसा बना होता है, आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, मैं स्टेप वाइज स्टेप जैसे आपको लिखना है वैसे मैं बताऊंगा। पहले आपको समझाऊंगा, उसके बाद में कैसे लिखना है ये भी मैं बताऊंगा। पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। डोंट वरी, बस समझना है, इमेजिन करना है, अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, यहां पर पहला
यहां पर पहली बात यह है कि अगर हम इसके रचना की बात करते हैं तो इसमें दो अर्धवृत्ताकार डी आकार के दो धातु के पात्र होते हैं। क्या होते हैं? धातु के पात्र होते हैं। कैसे होते हैं? अर्धवृत्ताकार, मतलब डी जानते हो ना, इंग्लिश का डी लेटर इस प्रकार का होता है। तो डी आकार के दो धातु के पात्र होते हैं। यहां पर मैंने दिखाया है, एक ये पात्र है और एक ये पात्र है। अब कैसा है ये? इसमें दो अर्धवृत्ताकार है, मतलब आधे आधे दो अलग अलग हैं। अब ध्यान से देखना, दो अर्धवृत्ताकार क्या है? दो अर्धवृत्ताकार धातु के दो पात्र हैं डी आकार के, ठीक है। इनको इस तरह से रखा जाता है। ये किस तरह से रखें इसको जरा इमेजिन करिए। जैसे आप अगर थाली समझते हैं, थाली जानते हैं ना, जिसमें आप लोग खाना खाते हैं, तो थाली को अगर बीच से काट दें, तो बीच से जब काट देंगे तो ये दो अर्धवृत्ताकार डी आकार के पात्र बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? 100% बन जाएंगे। अब इस थाली को पलट के रखना है। कैसे रखना है? पलट के रखना है। किसी भी टेबल पर अगर हम पलट के रख दें तो हमें यह पता चलेगा कि थाली का किनारा जो होता है वो नीचे जमीन में लगा रहेगा, लेकिन बीच में होल होगा, मतलब खाली स्थान होगा। ऐसे जब हम पलट के थाली को रखेंगे तो बीच में खाली स्थान रहेगा, नीचे वाला किनारा जमीन में लग जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये डी आकार के दो धातु के पात्र रखे हुए हैं, ये आपको समझना है, ठीक है। इमेजिन करिए, इमेजिन जितना करोगे उतना अच्छा लगेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा कि दो अर्धवृत्ताकार डी सपाट पात्र हैं जो रखे हुए हैं। अब ध्यान से रखना कैसे रखे हुए हैं, मतलब पलटे हुए, जैसे थाली पलटी हुई रखी होती है वैसे रखे हुए हैं। बीच में भीतर उसमें गैप होता है, ठीक है। तो यहां पर बीच में खाली स्थान होगा, ठीक है। इस प्रकार से रखे हुए हैं। अब इसमें क्या किया जाता है? इसके दोनों ये जो डी आकार के पात्र होते हैं, होता क्या है? इनके दोनों सिरों को या फिर दोनों पात्रों को कैसे जोड़ दिया जाता है? एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं या प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ देते हैं। ये क्या है? प्रत्यावर्ती स्रोत है, प्रत्यावर्ती स्रोत। ओके, तो हमने इसे प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया है। यह प्रत्यावर्ती स्रोत का एक काम क्या होता है? प्रत्यावर्ती स्रोत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम यह होता है कि यह हर बार बदलता रहता है, इसकी दिशा बदलती रहती है, मतलब यह चेंज होती रहती है। कुछ समय बाद पहले अगर इस दिशा में प्रवाहित हो रहा होता है तो दूसरी बार इस दिशा में प्रवाहित होगा, मतलब कंटिन्यूअसली दिशा बदलती रहती है। मतलब कहने का यह है, अगर मैं आपको बात बताऊं तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, इस तरह का इसका ग्राफ बनता है। पहले ये ऊपर जा रहा था, फिर ये नीचे आने लगता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आने लगता है, अर्थात एक कंटिन्यूअसली दिशा में परिवर्तन होता रहता है। हम कह सकते हैं कि एक बार ये धनावेशित होगा तो ये ऋणावेशित हो जाएगा, फिर ये ऋणावेशित होगा तो ये धनावेशित हो जाएगा। कंटिन्यूअसली ये बदलता रहता है, जिसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की खासियत क्या है? मैंने बताया ना, ये कंटिन्यूअसली दिशा को परिवर्तित करता रहता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों को समझ में आया। अब हम देखते हैं इस पूरे के पूरे सपाट पात्र को, हम कह सकते हैं इस पूरे सिस्टम को क्या करना होता है? इसे हमें एक बॉक्स में बंद करना होता है। एक धातु का बॉक्स होता है जिसमें वैद्युत, हम कह सकते हैं कि एक निर्वात होता है या फिर कम दाब पर एक कोई भी गैस भरी रहती है, अक्रिय गैस रहती है, ठीक है। उसमें बंद कर देते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं। उसके बाद में इसे क्या करते हैं? इसे दो प्रबल चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रखा जाता है। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? इसको हमने प्रबल चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रखा है। मान लिया इस तरह से सपाट पात्र रखे हुए हैं, तो इसके एक ऊपर चुंबकीय ध्रुव होगा, एक नीचे चुंबकीय ध्रुव होगा। इन दोनों चुंबकीय ध्रुवों के बीच में हम उस सपाट पात्र को रख देते हैं। आपको यह समझना है। और यहां पर हमने क्या लगाया था? यहां पर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगाया था। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत क्या करता है? यहां पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत क्या करता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र किधर होगा भाई? ये अगर प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो इधर से इधर की ओर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत होगा। ऐसे हो सकता है, मतलब जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा ऐसे होगी, या तो इस तरह से होगी या तो फिर इस तरह से होगी, क्योंकि जब भी ये बदलेगा तो इस तरह इस दिशा में हो जाएगी या फिर इस दिशा में रहेगी। कंटिन्यूअसली ये बदलता रहेगा और इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी कंटिन्यूअसली बदलने वाली है, ठीक है। ये हमें समझना है। उसके बाद में हमने क्या किया है? इसको हम प्रबल चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रखे हैं। अगर प्रबल चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रखे हैं तो इसका मतलब ये भी है कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हुआ होगा। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तो इसको हमने चुंबकीय क्षेत्र जो है वो हम कह सकते हैं कि इसके लंबवत रखना है। चुंबकीय क्षेत्र कैसे रखना है?
लंबवत रखना है, इस दिशा में रखना है। अगर ये इस दिशा में है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इस दिशा में होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। हमेशा चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होना चाहिए और तभी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका फंडा है। हमने अभी तक क्या देखा है, साइक्लोट्रॉन में क्या होता है, दो अर्धवृत्ताकार डी आकार के धातु के पात्र होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, इनको हम डीज कहते हैं। जिसे हम कह सकते हैं ये D1 है, ये D2 है, इनको हम क्या कहते हैं, डीज कहते हैं, डीज। ठीक है, ये डीज कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इन दोनों पात्रों के बीच में एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगाते हैं। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की खासियत क्या है, ये कंटिन्यूअसली अपनी दिशा को बदलता रहता है। ठीक है, ये दिशा बदलता रहेगा। इसके बाद में हमने क्या देखा, इसको हमने प्रबल चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रख दिया है। प्रबल चुंबकीय ध्रुवों के बीच में किस लिए रखा है, क्योंकि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो, और वैद्युत क्षेत्र तो इसने उत्पन्न ही कर दिया था। अब वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के क्रासित हैं, मतलब एक दूसरे के लंबवत हैं। दोनों ही क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हैं, यह भी हम लोगों को पता है। ठीक है, तो ये बनके तैयार हो चुका है। अब ये काम कैसे करता है ये हम लोगों को देखना है। मतलब ये साइक्लोट्रॉन हमारा कार्य कैसे करता है ये हम लोगों को देखना है। हम क्या करते हैं, जिस भी आवेशित कण को या फिर आयन को हमें गतिमान करना होता है या अधिक ऊर्जा प्रदान करनी होती है, हमने बताया ना, ये इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, अधिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए। किसी भी आवेशित कण को ऊर्जा प्रदान करने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमें जिस कण को ऊर्जा प्रदान करनी होती है उसको हम इसके मध्य में उत्पन्न करते हैं। मतलब उस स्रोत को हम क्या करते हैं, इसके मध्य में लगाते हैं, और यहां से मान लिया कोई भी धनावेशित आयन उत्पन्न होता है। ठीक है, अब जब ये यहां से धनावेशित आयन उत्पन्न होगा, बच्चा तो ध्यान से देखिएगा, यह धनावेशित आयन क्या करेगा, अगर धनावेशित आयन है तो वह किस ओर आकर्षित होगा, ऋणावेश की ओर आकर्षित होगा। 100% ये बात क्लियर है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिए, ये अगर धनावेशित आयन है तो अब हम देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। मान लिया कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का पहले ये वाला सिरा ऋणावेशित था और ये वाला सिरा धनावेशित था। तो ऐसी कंडीशन में ये जो धनावेश होगा, या फिर हम इसे ऋणावेशित मान लेते हैं आपको समझाने के लिए, और इसे धनावेशित मान लेते हैं, तो क्या होगा कि जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का ये जो सिरा, ये जो आयन उत्पन्न हुआ है कैसा है, धनावेशित। अब ये धनावेशित आयन किसकी ओर आकर्षित होगा, ऋणावेश की ओर। अब ऋणावेश पर कौन सी डीज है, D2 है। ये D2 है, ये D1 है। ठीक है, तो यहां पर D2 वाला जो डीज है ये ऋणावेश पर है, ऋणावेश पर है तो ये ऋणावेशित है। अब ये जो धनावेश उत्पन्न हुआ है, धनायन उत्पन्न हुआ है, यह धनायन किधर चलेगा, ये D2 की ओर चलना प्रारंभ करता है। क्यों प्रारंभ करता है आप बताइएगा। मैंने बताया ना, ये धनावेशित है और ये क्या है, ऋणावेशित है, मतलब ये ऋण विभव पर है। अगर यह ऋण विभव पर है तो 100% ये धनावेश को आकर्षित करेगा, ये धनावेश इसकी ओर आकर्षित होता है। जब धनावेश D2 की ओर आकर्षित होता है तो सोचिए जरा, ये चलना प्रारंभ करेगा इधर की ओर। अब ये जो है हमारा चुंबकीय क्षेत्र देखिए ऊपर की ओर है, और ये जो हमारा आवेशित कण है वो इधर की ओर चलना शुरू करता है। आवेशित कण का वेग इस दिशा में है और चुंबकीय क्षेत्र का दिशा इस दिशा में है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, आवेशित कण इस दिशा में है, तो हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के भीतर यह जो धनावेशित कण है या धनायन है वह इसके लंबवत चल रहा है, क्योंकि यहां पर सब कहीं चुंबकीय क्षेत्र है। अब चुंबकीय क्षेत्र के भीतर चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, धनावेशित कण इस दिशा में चल रहा है, इसका मतलब उसके लंबवत चल रहा है। और हमें यह तो पता है पिछली वाली क्लास से कि जब भी कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत चलता है तो वह हमेशा वृत्ताकार मार्ग ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला जो कण है ये अगर इधर की ओर चला, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चला, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चला, तो इसने क्या किया, वृत्ताकार मार्ग ग्रहण कर लिया है। अब ये वृत्ताकार मार्ग ग्रहण करेगा और ये इस तरह से घूमना शुरू कर देगा, घूमना शुरू कर देगा, और ये इस तरह से घूमता हुआ आएगा। जैसे ही ये D2 के किनारे पर पहुंचेगा और D1 में प्रवेश करने की कोशिश करेगा, वैसे ही यहां पर क्या होगा, यह प्रत्यावर्ती स्रोत है, इसने अपनी दिशा बदल दी और यहां पर हो गया माइनस और यहां पर हो गया प्लस। समझिए बच्चा मैंने क्या बताया, यहां पर ये क्या हो गया, माइनस हो गया, ये क्या हो गया, प्लस है। अब ये प्लस यहां पर है, माइनस यहां पर है। ये धनावेशित कण कैसा था, धनावेशित था, धनावेशित कण है। अब ये माइनस पर हो गया है, ये प्लस पर हो गया, तो ये
माइनस की ओर आकर्षित होगा, ये इधर की ओर आकर्षित हुआ और अधिक तीव्रता से थोड़ा सा चलना शुरू कर देगा, लेकिन ये चलेगा तो इसके लंबवत ही, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र ऊपर दिशा में है, ये इस दिशा में चल रहा है, इसका मतलब ये फिर लंबवत ही चल रहा है और लंबवत चलेगा तो उस लॉरेंज बल के कारण यहां पर इसकी फिर ये वृत्तीय मार्ग ग्रहण करेगा और ये थोड़ी तीव्रता से चलेगा और फिर ये जैसे ही D1 के किनारे पर पहुंचेगा और D2 में प्रवेश करने वाला होगा, वैसे ही प्रत्यावर्ती स्रोत का फिर ये साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया ना प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का काम ही है वो कंटिन्यूअसली अपनी दिशा को परिवर्तित करता रहता है। ठीक है, तो यहां पर इसकी दिशा फिर बदल गई, फिर बदलने के कारण ये माइनस का हो गया, तो ये धनावेशित कण था या धनायन था, ये फिर इसकी ओर आकर्षित हुआ थोड़ी तीव्रता से और आकर्षण के कारण इसकी थोड़ी सी और स्पीड बढ़ गई और बड़ा वृत्तीय मार्ग ग्रहण किया इसने, फिर यहां पर किनारे पर पहुंचती है तो फिर इसका चेंजमेंट हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, तो फिर ये अधिक तीव्रता से इसे खींचता है और ये कंटिन्यूअसली ये क्रिया होती रहती है और ये इस तरह से गति करने लगता है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से आप लोग, मैं अच्छा सा चित्र नहीं बना पाता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअसली ऐसे रोटेट होता रहता है और धीरे धीरे उसका वेग बढ़ता चला जाता है, स्पीड बढ़ती चली जाती है और एक बार ऐसी स्पीड अधिक हो जाती है कि यहां पर से ये बाहर निकल जाता है, यहां पर एक विंडो होती है इसको निकलने के लिए, तो ये बाहर निकल जाता है, जिस पर हमें बमबारी करानी होती है उस पर हम बमबारी करा देते हैं, उसका मुख उसकी ओर कर देते हैं और उस पर बमबारी हो जाती है। समझ रहे हैं मैंने क्या बताया? यहां पर जो धनावेशित आयन उत्पन्न हुआ था वह धनावेशित आयन इस आकर्षण बल के कारण वैद्युत क्षेत्र, ये वाली प्लेट माइनस की थी, ये प्लस की थी, इसलिए इधर चली, लेकिन जैसे ये इधर चलना शुरू करती है तो उस पर लॉरेंज बल लगता है, क्योंकि वो चुंबकीय क्षेत्र के भीतर चल रहा है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी है, चुंबकीय क्षेत्र के भीतर चलता है तो लॉरेंज बल लगा, लॉरेंज बल के कारण इसने वृत्तीय मार्ग ग्रहण किया, वृत्तीय मार्ग ग्रहण करता हुआ जैसे यहां पर आता है उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि प्रत्यावर्ती स्रोत है, दिशा बदल गई, अब ये फिर थोड़ी अधिक तीव्रता से चलना शुरू करता है और फिर यहां पर आता है, फिर दिशा बदल जाती है और अधिक तीव्रता हो जाती है, धीरे धीरे यही क्रिया होती रहती है और एक इतनी अधिक तीव्र हो जाता है, उसका वेग इतना अधिक हो जाता है कि एक स्थिति आती है उसके पास इतनी एनर्जी हो जाती है कि वो एक विंडो से होकर के बाहर निकल जाता है, उस विंडो को हम उस ओर कर देते हैं जिस पर हमें बमबारी करानी होती है। जैसे मान लिया कि हमें किसी नाभिक को विस्फोट करना है, नाभिक का विस्फोट करना है, तो नाभिक पर हम बमबारी कराते हैं, तो कैसे कराएंगे? सिंपल सी बात है, इसको उसकी ओर कर देते हैं और उस पर बमबारी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा सिद्धांत कार्य करता है। हमने देखा कि इस छोटे से आयन को, धनायन को हमने बहुत ही अधिक एनर्जी दे दी, बहुत ही अधिक तीव्रता से इसको हमने गतिमान कर दिया है। किसकी सहायता से? हमने साइक्लोट्रॉन की सहायता से ये किया। अब ये कैसे सिद्धांत कार्य कर रहा था मैंने ये पूरी बात बताई है, अब मैं आपको बता देता हूं इसको लिखना कैसे, और उसके बाद में ये छोटी बातें लिखनी है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, साइक्लोट्रॉन हेडिंग डालना है, उसके बाद में आपको रचना लिखनी है, इसमें रचना लिखनी है कि आखिर इसमें क्या किया जाता है। तो लिखेंगे साइक्लोट्रॉन का प्रयोग सामान्यतः धनावेशित कणों को, धनावेशित आयनों को अधिक ऊर्जा प्रदान करके उनको तीव्रता प्रदान की जाती है, अधिक तीव्रता से गतिमान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, इसमें दो अर्धवृत्ताकार डी आकार के धातु के दो सपाट पात्र होते हैं। क्या होते हैं? इसमें दो अर्धवृत्ताकार डी आकार के धातु के सपाट पात्र होते हैं जिन्हें डीज कहते हैं, डीज D1 और D2 कहते हैं। ओके, इतना हो गया। इसके बाद में क्या कहते हैं, इनको बहुत ही नजदीक या पास पास रखा जाता है तथा इनके दोनों पात्रों को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है। इतना कह दिया, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है तथा इस पूरे समायोजन को एक बंद बॉक्स के अंदर रख दिया जाता है जिसमें कम दाब पर अक्रिय गैस भरी रहती है। ठीक है, इसके बाद में इस पूरे समायोजन को एक प्रबल चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रखा जाता है जहां पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इतना हो गया। इसके बाद में क्या करना है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के बाद में क्या करना है, बस हमारी रचना यहीं पर समाप्त हो जाता है। उसके बाद में हमें क्या करना है, अगली हेडिंग डालनी होती है। अगली हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग, तो अगली हेडिंग हम लोग डालते हैं इसकी कार्यविधि या क्रियाविधि। कार्यविधि या क्रियाविधि में क्या लिखते हैं कि इसमें जो वैद्युत स्रोत होता है, वैद्युत स्रोत को हम इसके मध्य में रखते हैं। किसके मध्य में, ये जो हमारा साइक्लोट्रॉन है, साइक्लोट्रॉन के मध्य में वैद्युत स्रोत को रखते हैं जहां से कोई धनायन उत्पन्न होता है। धनायन यहां से, धनायन होने के कारण यह
वैद्युत क्षेत्र के कारण डीज D2 की ओर चलना प्रारंभ करता है। धनायन होने के कारण यह धनायन डीज D2 की ओर चलना प्रारंभ करता है तथा यहां पर चुंबकीय बल के कारण, क्योंकि यहां पर चुंबकीय बल भी लगेगा, चुंबकीय बल के कारण यह वृत्तीय मार्ग ग्रहण करता हुआ D1 की ओर आता है। तब तक इस मतलब प्रत्यावर्ती ध्रुव की वोल्टता बदल चुकी होती है तथा यह धनायन अधिक तीव्रता से या अधिक वेग से पुनः D1 में प्रवेश करता है और पुनः यह वृत्तीय मार्ग ग्रहण करता हुआ D2 D1 से बाहर निकलने लगता है तथा तब तक पुनः प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टता बदल जाती है और D2 में और अधिक तीव्रता से प्रवेश करता है। ठीक है, यह क्रिया बार बार दोहराई जाती है और एक स्थिति ऐसी आती है कि यह बहुत अधिक तीव्र हो जाता है और यह डीज के परिधि पर पहुंचकर एक अंत समय में यह एक विंडो से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से पूरा सिद्धांत लिखना है। उसके बाद में आपको क्या करना है मैं वो बता देता हूं। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है आपको यहां पर लिखना है वही सारी चीजें। इसका हमें जो वृत्ताकार मार्ग ग्रहण कर रहा था उसकी तीव्रता उसकी त्रिज्या क्या होगी, उसका परिक्रमण काल क्या होगा, उसको निकाल करके हमें दिखा देना है। तो हम यहां पर मान लेते हैं माना धनायन पर कोई आवेश Q था, कोई धनायन जो उत्पन्न हुआ था उस पर आवेश क्या था, Q था, Q आवेश का धनायन था। ठीक है, तथा वह D के भीतर V वेग से गतिमान है। अगर ये मान लिया गतिमान था तो मान लिया V वेग से ये गतिमान है, तो वृत्तीय पथ के लिए चुंबकीय बल आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। भाई यहां पर चुंबकीय बल लगा था और हमें मालूम है ये वृत्तीय पथ ग्रहण करेगा, तो यहां पर वृत्तीय पथ पर अगर कोई चलता है तो वहां पर अभिकेंद्र बल भी लगता है, अभिकेंद्र बल भी है और क्या है लारेंज बल भी है और अभिकेंद्र बल भी है, मतलब चुंबकीय बल भी है अभिकेंद्र बल भी है। हमें पता है कि ये जो चुंबकीय बल है किसने उत्पन्न किया है, चुंबकीय बल तो लगा है लेकिन चुंबकीय बल के कारण ही अभिकेंद्र बल मिला है। मतलब है कि हमारा चुंबकीय बल है वही इसको अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है। तो हम लिख सकते थे कि जो चुंबकीय बल है QVB वो बराबर है अभिकेंद्र बल के mv²/r के। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख दिया R = mv/qb निकाल लिया। यहां से हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में अच्छे से देखा था, तो प्लीज उस वाले वीडियो को जरूर देखिएगा जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में हमने आयन का कोणीय वेग निकालने की कोशिश की है। कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या होता है v/r, तो v रखा, r की जगह पर क्या लिख दिया mv/qb लिख दिया है। यहां पर हम v कैंसल आउट कर सकते हैं। जब v कैंसल आउट होगा तो बच्चा क्या हो जाएगा, v कैंसल आउट होने पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो बचेगा इसको हम कैंसल आउट कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो QB पलट के ऊपर जाएगा, अपान में m बचेगा, QB/m ये हमारा कोणीय वेग निकल के आया है। कोणीय वेग अब हमें पता हो गया है। इसके बाद हमने क्या लिखेंगे, D के भीतर अर्धवृत्त तय करने में आयन द्वारा लिया गया समय, मतलब एक अर्धवृत्त तय करने में, यहां से यहां तक आने में या फिर यहां से यहां तक आने में आयन द्वारा लिया गया समय आखिर क्या होगा। ठीक है, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। यहां पर कोणीय वेग है तो कोणीय दूरी होनी चाहिए। यहां से यहां तक की कोणीय दूरी कितनी होती है, ध्यान से देखिएगा बच्चा। जैसे हम कहें यहां से यहां तक की कोणीय दूरी 90 अंश होती है, लेकिन अगर हम ये पूरी दे दें तो 180 अंश हो जाती है। ठीक है, तो इसी बात हम अगर यहां से यहां तक की बात करते हैं अर्धवृत्त की, तो हम क्या कहेंगे 180 अंश होता है। 180 को पाई लिखते हैं तो T बराबर पाई अपान वेग क्या है ओमेगा, क्योंकि यहां पर कोणीय वेग है तो ओमेगा हो गया। तो पाई अपान ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू है QB/m लिखा, m पलट के ऊपर जाएगा तो पाई m/QB हो जाएगा। इतना हो गया है, ये हो गया है हमारा अर्धवृत्ताकार मार्ग में लगाने में लिया गया समय। ठीक है, लेकिन हमें अगर पूरे वृत्ताकार मार्ग की बात करें, यहां से एक पूरा चक्कर लगाने की बात करें, तो पूरा चक्कर लगाने की बात क्या होगी, हम कह सकते हैं कि T/2 पूरा चक्कर अगर T समय में लगता है तो T/2 क्या होगा, आधा अर्धवृत्ताकार के लिए तो अर्धवृत्ताकार का क्या था T, तो T/2 बराबर होगा T के, तो 2 उधर कर दो 2T हो जाएगा, T बराबर 2T, तो T बराबर 2πm अपान में QB हो जाएगा। T का वैल्यू हमने यहां पर रख दिया है। इसका मतलब है पूरा चक्कर लगाने में 2πm अपान QB समय लगेगा, क्योंकि एक आधा चक्कर लगाने में πm अपान QB लगेगा, तो पूरा चक्कर लगाने में इसका 2 गुना हो जाएगा, 2πm अपान QB हो जाएगा। बस ये इस तरह से हमें यहां पर आके छोड़ देना है। ये तो मैंने बाद में लिखा था। ठीक है, तो ये आपको यहां पर आकर के छोड़ देना है और ये हमारा साइक्लोट्रॉन पूरा हो जाता है। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इससे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारी कोचिंग के बारे में अपने दोस्तों को बताइएगा और उन्हें भी ज्यादा से ज्यादा इसके साथ जोड़िएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस हम इतना ही रखने वाले हैं। और हाँ, अगर कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं
कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पर फॉलो करने के लिए आप इंस्टा पर जाइए, सर्च करिए आर्या_सर, तो आपको हमारा अकाउंट मिल जाएगा। फॉलो कर लीजिए, वहां पर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, तब हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय।